करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल वॉलीबॉल से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया था? विकल्प हैं प्रयागराज, नई दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी। और सही जवाब है वाराणसी। हाँ, वाराणसी। और पहली नज़र में ये एक सामान्य राष्ट्रीय चैंपियनशिप लग सकती है, लेकिन इसमें कुछ खास है। जी, इसमें कई परतें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ये दिखाता है कि तकनीक अब खेल प्रशासन का कितना अहम हिस्सा बन गई है। सही है, लेकिन जगह का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है ना, वाराणसी। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट के उद्घाटन में सीधे तौर पर शामिल होता है, तो उस खेल को और उस आयोजन को एक अलग ही महत्व मिलता है। सही कहा, ये सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, ये एक संदेश है। और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का पैमाना भी काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। हमारी स्रोतों के मुताबिक इसमें 28 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। 28 राज्य? हाँ, जरा सोचिए, देश के कोने कोने से खिलाड़ी एक जगह आकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जमीनी स्तर पर प्रदर्शन है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कुछ मूल्यों पर जोर दिया था। जी, उन्होंने टीम वर्क और समन्वय पर जोर दिया। और वॉलीबॉल तो है ही ऐसा खेल, एक अकेला खिलाड़ी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से टीम के तालमेल पर निर्भर करता है। तो मतलब ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय एकीकरण के मंच के तौर पर भी देखा गया। बिल्कुल। काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब एक ऐसे खेल पर आते हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो, रोल बॉल। और यही तो खेल की खूबसूरती है। हाँ, हमेशा क्रिकेट या फुटबॉल ही सुर्खियों में नहीं रहते। तो सवाल है, यश अनिल राशिया ने 7वें रोल बॉल विश्व कप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी, दुबई, दोहा या रियाद? और इसका आयोजन हुआ था दुबई में। जी, दुबई में। और भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। सूरत के यश अनिल राशिया इस विजेता टीम का एक अहम हिस्सा थे। इससे पहले कि हम यश के प्रदर्शन पर बात करें, क्या हम थोड़ा इस खेल को समझ सकते हैं? क्योंकि ये कई खेलों का मिश्रण बताया जाता है। हाँ, इसे आप एक हाइब्रिड खेल कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि खिलाड़ी रोलर स्केट्स पर हैं। ओके। और उन्हें हैंडबॉल और बास्केटबॉल की तरह गेंद को ड्रिबल करते हुए विरोधी टीम के गोल में डालना है। अरे वाह! ये बहुत तेज रफ्तार वाला और एड्रीनलिन से भरा खेल है। इसमें स्केटिंग का संतुलन, हैंडबॉल की पकड़ और बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग, मतलब तीनों का कौशल चाहिए। हाँ, तीनों का। सुनने में ही काफी रोमांचक लग रहा है। और यश अनिल राशिया ने इसमें भारत के लिए कमाल कर दिया। बिल्कुल, वो 12 सदस्यों की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने लीग मैच से लेकर नॉकआउट और फाइनल तक हर मुश्किल मौके पर गोल करके टीम को जीत दिलाई। अच्छा। ये दिखाता है कि उनमें दबाव में प्रदर्शन करने की कमाल की क्षमता है। और एक बात और, जी, इस आयोजन से ये भी पता चलता है कि दुबई कैसे धीरे धीरे दुनिया का एक बड़ा स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है। सही बात है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई विश्व स्तरीय है। और जहां एक तरफ दुबई जैसे नए स्पोर्ट्स हब उभर रहे हैं, वहीं भारत में एक नई लीग महिला क्रिकेट का चेहरा बदल रही है, WPL, महिला प्रीमियर लीग। जनवरी 2026 में एक ऐसा पल आया जो इस लीग के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सवाल है, नेट साइवर ब्रंट ने WPL में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? और जवाब है, उन्होंने WPL इतिहास में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। जी, ये महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर था। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ WPL इतिहास का पहला शतक जड़ा। पहला शतक हमेशा खास होता है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं, ये एक दीवार को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। जरा उस पारी के बारे में सोचिए। उसमें आक्रामकता और तकनीक का एक शानदार मिश्रण था। कितने गेंदों में? सिर्फ 57 गेंदों पर 100 रन बनाए। सिर्फ 57? हाँ, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। ये सिर्फ तेज रन बनाना नहीं था, ये एक तरह का बयान था। ये दुनिया को बता रहा था कि WPL में खेलने वाली खिलाड़ी किस स्तर की हैं। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। वही तो, कि इस लीग में सफलता का पैमाना क्या होगा। और ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट में पावर हिटिंग और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल।
एक ऐतिहासिक शतक एक लीग की पहचान बनाने में बहुत मदद करता है। अब जब भी WPL की बात होगी, नेट साइमन ब्रंट का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा। मैदान पर तो ये कमाल हो ही रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को 2 बहुत ही दिलचस्प समितियां बनाने का निर्देश दिया। तो वो 2 समितियां कौन सी थीं? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर समिति और खेल में मेक इन इंडिया समिति। हाँ, और ये समितियां बताती हैं कि भारत अब खेल को लेकर कितनी बड़ी और दूर की सोच रख रहा है। ये नाम सुनने में तो बड़े औपचारिक लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें समझें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति से शुरू करते हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसके पीछे का मकसद है भारत को वैश्विक खेल की दुनिया में एक रूल मेकर बनाना, अच्छा, ना कि सिर्फ एक रूल फॉलोअर। इस समिति का काम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC और दूसरे विश्व खेल महासंघों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, ताकि हमारी बात सुनी जाए। जी, ये सुनिश्चित करना कि वैश्विक खेल नीतियों के निर्धारण में भारत की आवाज सुनी जाए और भविष्य में भारत में बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए जमीन तैयार करना। तो ये एक तरह की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हुई। बिल्कुल। और दूसरी समिति, खेल में मेक इन इंडिया। इसका क्या उद्देश्य है? ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है देश में ही खेल के सामान, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देना। अभी हम बहुत कुछ बाहर से मंगाते हैं। हाँ, अभी हम बहुत से अच्छे उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर हैं। ये समिति उस निर्भरता को कम करेगी। सोचिए, अगर भविष्य में भारत में ही विश्व स्तरीय बैडमिंटन रैकेट्स, हॉकी स्टिक और एथलेटिक्स के जूते बनने लगें, तो इससे न सिर्फ हमारे खिलाड़ियों को फायदा होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी। और भारत खेल के सामान का एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। मतलब एक तरफ दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना और दूसरी तरफ देश के अंदर अपनी क्षमताओं को विकसित करना, ये एक बहुत ही व्यापक योजना लगती है। बिल्कुल। चलिए, अब फिर से मैदान पर लौटते हैं। अगला सवाल क्रिकेट से ही है, और एक शानदार प्रदर्शन के बारे में। दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने 1 महीने में 3 शतक बनाने के बाद जीता? ये एक बहुत ही सीधा सवाल है, लेकिन इसका जवाब लॉरा वोल्वार्ड। जी, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड। और उन्होंने इसे जिस तरह से जीता, वो सचमुच असाधारण था। असाधारण कैसे? उन्होंने 1 महीने के अंदर 3 शतक बनाए। 3? हाँ, 3। ये अविश्वसनीय है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया। पहले T20 मैच में नाबाद 115 रन बनाए और फिर उसके ठीक बाद वनडे सीरीज में लगातार 2 शतक और जड़ दिए। कमाल है। ये उनकी जबरदस्त फॉर्म और एकाग्रता को दिखाता है। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में ये उनका दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड था। मतलब ये कोई तुक्का नहीं था, ये निरंतरता है। जी हाँ, और इसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये सब 2026 के महिला T20 विश्व कप से ठीक पहले हो रहा था। इस प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक बना दिया था। वाकई, निरंतरता ही महान खिलाड़ियों की निशानी होती है। अब क्रिकेट से बैडमिंटन की ओर चलते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। सवाल है कि ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। जी। और ये टूर्नामेंट कई वजहों से खास था। जैसे? पहली तो ये कि ये एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 इवेंट है। बैडमिंटन की दुनिया में ग्रैंड स्लैम के बाद सुपर 1000 और सुपर 750 सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में गिने जाते हैं। मतलब दुनिया के सारे टॉप खिलाड़ी आते हैं इसमें? बिल्कुल, चोटी के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और प्राइज मनी और रैंकिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जहां तक मुझे याद है, इसी स्टेडियम में एक और बड़ा इवेंट होने वाला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही बात इसे और भी खास बना दी है। उसी साल अगस्त में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी इसी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को करनी थी। तो इंडिया ओपन एक तरह से उस बड़े टूर्नामेंट के लिए एक ड्रेस रिहर्सल जैसा हो गया। एग्जैक्टली। खिलाड़ी और आयोजक दोनों को ही परिस्थितियों को समझने का एक बेहतरीन मौका मिला। और भारतीय चुनौती का नेतृत्व PV सिंधु कर रही थी। निश्चित रूप से। PV सिंधु ओलंपिक में भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जब वो घरेलू दर्शकों के सामने खेलती हैं तो माहौल ही कुछ और होता है। उनकी मौजूदगी ने इंडिया ओपन को और भी प्रतिष्ठित बना दिया। और जब हम सिंधु जैसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं
तो हम टेनिस के उस खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं जिसका नाम ही रिकॉर्ड का दूसरा नाम है? नोवाक जोकोविच। बिल्कुल। जनवरी 2026 में उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया जो टेनिस इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया था? जवाब है, उन्होंने 400 करियर ग्रैंड स्लैम एकल जीत दर्ज की। 400 जीत, ये संख्या मतलब ये अपने आप में अविश्वसनीय है। इस आंकड़े को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जी। उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं फेडरर और नडाल, वो कहाँ है इस सूची में? यही तो बात है, यही बात इस उपलब्धि को और भी महान बनाती है। रॉजर फेडरर 369 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। ओके। और राफेल नडाल 314 जीत के साथ तीसरे। जोकोविच ने न सिर्फ उन्हें पीछे छोड़ा बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अवरोध पार कर लिया है जहां तक पहुंचना अब लगभग असंभव सा लगता है। 800। हाँ। और उन्होंने ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन में बनाया जो उनका सबसे पसंदीदा ग्रैंड स्लैम माना जाता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये उनकी 102वीं जीत थी। ये रिकॉर्ड उनकी लंबी उम्र, उनकी फिटनेस, उनकी मानसिक दृढ़ता और हर तरह की सतह पर उनका दबदबा। हाँ, चाहे वो मेलबर्न का हार्ड कोर्ट हो, पेरिस की मिट्टी हो या विंबलडन की घास, ये एक ऐसा कीर्तिमान है जो शायद दशकों तक नहीं टूटेगा। ग्रैंड स्लैम के वैश्विक मंच से अब हम भारत के एक ऐसे कोने में चलते हैं जहां एक खेल जुनून की हद तक लोकप्रिय है, लद्दाख में आइस हॉकी। 5वां एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट जनवरी 2026 में कहां शुरू किया गया था? और ये शुरू हुआ था कारगिल के ब्यामाथांग आइस हॉकी रिंक में। ये टूर्नामेंट लद्दाख में खेल की बढ़ती संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, वहां की जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। और इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? इसमें 10 पुरुषों की और 5 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छा, महिलाओं की टीमें भी थी? जी, और ये दिखाता है कि ये खेल पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हो रहा है। और इसका आयोजन भी सरकारी स्तर पर किया गया था, जो इस खेल को मिल रहे समर्थन को दिखाता है। बिल्कुल, यूटी लद्दाख के युवा सेवा और खेल विभाग ने इसका आयोजन किया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी इसका प्रसारण। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी कारगिल और उनके यूट्यूब चैनल पर भी किया गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये खेल अब सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं है बल्कि घरों तक पहुंच रहा है। सही कहा आपने। जब किसी स्थानीय खेल को स्थानीय मीडिया इतना महत्व देता है तो ये युवा पीढ़ी को उस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये जमीनी स्तर पर खेल के विकास का एक शानदार मॉडल है। बिल्कुल। और जब जमीनी स्तर पर इतना जुनून होता है तो बड़े ब्रांड्स भी उस खेल और उसकी टीमों की तरफ आकर्षित होते हैं। सही है। तो अब थोड़ा खेल के व्यावसायिक पक्ष पर नजर डालते हैं। मलेशिया एयरलाइंस ने जनवरी 2026 में किस भारतीय आईपीएल टीम के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की? और जवाब है मुंबई इंडियंस। हाँ, और ये एक बहुत ही रणनीतिक साझेदारी थी। यहाँ 2 बड़े ब्रांड एक साथ आ रहे थे। मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है, 5 खिताबों के साथ। लेकिन खिताबों से भी बड़ी चीज है उनका प्रशंसक आधार। वही तो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। कितना बड़ा है उनका फैन बेस? हमारे सूत्रों के अनुसार दुनिया भर में उनके 55 मिलियन से ज्यादा प्रशंसक हैं। 55 मिलियन? ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। मलेशिया एयरलाइंस के लिए ये भारत के विशाल बाजार और दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। तो ये सिर्फ जर्सी पर एक लोगो लगाने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि आईपीएल अब सिर्फ एक भारतीय क्रिकेट लीग नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन चुका है जिसके साथ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं। ये खेल और कॉमर्स का एक बेहतरीन संगम है। सही कहा। हमने नए रिकॉर्ड, नई लीग और नई साझेदारियों की बात की, लेकिन अब अंत में एक ऐसे युग के अंत की बात करते हैं जिसने भारतीय बैडमिंटन को हमेशा के लिए बदल दिया। साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। ये भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत ही भावुक पल था। साइना ने जो किया वो सिर्फ मैच जीतना नहीं था, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। उनके करियर में कई शानदार पल हैं, लेकिन एक पल ऐसा था जिसने सब कुछ शुरू किया। सवाल भी उसी से जुड़ा है कि उन्होंने किस वर्ष में इंडोनेशिया ओपन जीतकर BWF सुपर सीरीज का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। और वो साल था 2009। जी, 2009। और वो जीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? आप ही बताइए। क्योंकि उस जीत ने भारतीय बैडमिंटन में आत्मविश्वास की एक नई लहर पैदा की। उससे पहले भारतीय खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट्स के क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचते थे, लेकिन सुपर सीरीज जैसा बड़ा खिताब जीतना
वो एक सपने जैसा था। साइना ने उस सपने को हकीकत में बदला। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी भी चीन, इंडोनेशिया और डेनमार्क के खिलाड़ियों को उनके चरम पर हरा सकते हैं। और वही जीत उनके आगे के सफर की नींव बनी। भवन बनने में मदद की। और फिर लंदन 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक। हाँ, घुटने की चोट की वजह से उनका संन्यास लेना दुखद है, लेकिन 2009 की वो जीत भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में हमेशा एक सुनहरे अध्याय के रूप में याद की जाएगी। पहला सवाल पद्म पुरस्कारों से जुड़ा है। प्रश्न 1, वर्ष 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? विकल्प हैं ए 5, बी 13, सी 19 या डी 113। और सही जवाब है ए 5। हाँ, 5 पद्म विभूषण। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 5 पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दिया। 131? वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और इसका विभाजन भी काफी साफ है। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। और इसमें कुछ और आंकड़े भी हैं जो ध्यान देने लायक है। इस सूची में 19 महिलाएं शामिल हैं। अच्छा। साथ ही विदेशियों या एनआरआई की श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी हैं। तो ये विविधता पुरस्कारों के व्यापक दायरे को दिखाती है। बिल्कुल। और वो 5 पद्म विभूषण विजेता कौन है? सूची इस प्रकार है। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र से। फिर है केटी थॉमस, सार्वजनिक मामलों के लिए केरल से। एन राजम, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा के लिए, ये भी केरल से हैं। और अंत में वीएस अच्युतानंदन, जिन्हें मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए मिला, ये भी केरल से है। शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित एन राजम किस भारतीय राज्य से हैं? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। जी, एन राजम जी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और वो एक असाधारण वायलिन वादक हैं। उन्हें ये सम्मान कला, खास तौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता के बारे में कुछ बताइए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने वायलिन पर हिंदुस्तानी संगीत की गायकी अंग शैली को बजाने की एक अनूठी तकनीक विकसित की है। गायकी अंग, इसका क्या मतलब है? मतलब वो वायलिन को इस तरह बजाती हैं कि वो किसी इंसान की आवाज जैसा लगता है। बहुत मुश्किल तकनीक है ये। अच्छा, अब बात करते हैं वीरता की। प्रश्न 3, वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ए मेजर अर्शदीप सिंह, बी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या डी नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा। और ये सर्वोच्च सम्मान मिला है सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण है। शांतिकालीन? जी, मतलब ये युद्ध के समय नहीं बल्कि शांति के समय में दिखाई गई असाधारण वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। और इस साल की सूची में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। सिर्फ एक व्यक्ति? तो ये इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा लेता है। बिल्कुल। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की ओर बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 4, किस फिल्म ने 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी सहित 5 प्रमुख पुरस्कार जीते? आपके विकल्प हैं ए सिनर्स, बी वन बैटल आफ्टर अनदर, सी हैमनेट या डी के पॉप डेमन हंटर्स। और अवार्ड जाता है बी वन बैटल आफ्टर अनदर को। जी हाँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो की इस फिल्म ने समारोह में सचमुच धूम मचा दी। इसने कुल 5 प्रमुख पुरस्कार जीते। 5 पुरस्कार? हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो थी ही कॉमेडी श्रेणी में, साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा, ये दोनों पॉल थॉमस एंडरसन को मिले। एक ही व्यक्ति को निर्देशन और पटकथा दोनों, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तियाना टेलर ने जीता। ये समारोह लॉस एंजलिस के बेवली हिल्टन में हुआ था, है ना? जी बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट दुनिया की एक बड़ी उपलब्धि पर आते हैं। प्रश्न 5,
एनटीपीसी को लगातार चौथे वर्ष भारत में टॉप एम्प्लॉयर नामित किया गया। ये किस श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? ए नवरत्न, बी महारत्न, सी मिनी रत्न श्रेणी आई या डी मिनी रत्न श्रेणी आई? इसका सही जवाब है बी महारत्न। हाँ, एनटीपीसी को टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ने ये मान्यता दी है और ये उनकी बेहतरीन मानव संसाधन प्रथाओं मतलब एचआर प्रैक्टिसेस के लिए मिली है। और महारत्न का दर्जा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये दर्जा कंपनियों को ज्यादा वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता देता है। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और इसके वर्तमान सीएमडी गुरदीप सिंह हैं। अगला सवाल कानून और व्यवस्था से जुड़ा है। प्रश्न 6, एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICGS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए हरियाणा पुलिस, बी दिल्ली पुलिस, सी उत्तराखंड पुलिस या डी उत्तर प्रदेश पुलिस? और पहले स्थान पर है सी उत्तराखंड पुलिस। जी, उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा 93.41 के साथ बहुत ही करीब दूसरे स्थान पर रहा। ये ICGS 2.0 क्या है असल में? ये मूल रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पुलिस, अदालत, जेल और फोरेंसिक जैसे सभी आपराधिक न्याय के स्तंभों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। हाँ, और उत्तराखंड ने ई-कोर्ट, ई-जेल और ई-समन जैसे सिस्टम को लागू करने में बेहतरीन तकनीकी दक्षता दिखाई है। अब एक और वैश्विक सम्मान की बात। प्रश्न 7, किस भारतीय सेना अधिकारी ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता? विकल्प हैं ए मेजर दीपिका चौहान, बी मेजर स्वाति शांता कुमार, सी कर्नल अनूप सिंह या डी कैप्टन रितु वर्मा। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है बी मेजर स्वाति शांता कुमार ने। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए दिया गया। बराबर के साथ ही स्थायी शांति। जी, उन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के तहत भारतीय एंगेजमेंट टीम का नेतृत्व किया था। उनका काम शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की भागीदारी और उनके एकीकरण को बढ़ावा देना था, जो आज के समय में मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए कला के दुनिया में लौटते हैं। प्रश्न 8, चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान भरतनाट्यम में उत्कृष्टता के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अलाराम वल्ली, बी मल्लिका साराभाई, सी उर्मिला सत्यनारायण या डी यामिनी कृष्णमूर्ति? और ये सम्मान मिला है सी उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण एक बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रतिपादक हैं और ये जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है, ये शास्त्रीय नृत्य में आजीवन योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का एक और खास पहलू ये है कि यह उन्हें उनके अरंगेत्रम की 50वीं वर्षगांठ 50वीं? जी, 50वीं वर्षगांठ और उनके नृत्य विद्यालय नृत्य संकल्प की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिला है। वाह, ये तो दोहरी खुशी की बात है। बिल्कुल। अब एक ऐसी घोषणा की बात जो काफी चर्चा में रही। प्रश्न 9, किस देश ने घोषणा की है कि इजराइल शांति पुरस्कार 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इजराइल, सी यूनाइटेड किंगडम या डी कनाडा? सही जवाब है बी इजराइल। जी, और ये एक ऐतिहासिक घोषणा है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये पहली बार है जब किसी गैर इजरायली को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली बार? हाँ, और साथ ही पुरस्कार में पहली बार शांति श्रेणी को शामिल किया गया है। अच्छा, तो ये उन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल, यह पुरस्कार उन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स और मध्य पूर्व शांति पहलों में उनकी भूमिका के लिए दिया जा रहा है। और अब हमारा आखिरी सवाल जो वीरता पुरस्कारों से ही जुड़ा है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस कर्मी को 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? सूची में मेजर अंशुल बाल्टू, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर का नाम है। सही संयोजन है सी, जिसमें मेजर अर्शदीप सिंह
ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा शामिल हैं। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है। कीर्ति चक्र, जो अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, वो इन 3 बहादुरों को दिया गया। और बाकी 2 अधिकारी? स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि सूची में शामिल अन्य 2 अधिकारी, मेजर अंशुल बाल्टू और कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये थी जनवरी 2026 के कुछ प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों की कहानी। पहला सवाल अंडमान सागर से जुड़ा है। प्रश्न ये है, अंडमान सागर में ब्लू इकोनॉमी पहल के हिस्से के रूप में भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की गई। तो ये परियोजना किन 2 संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित की गई थी? और इसके विकल्प थे मत्स्य पालन मंत्रालय और तटीय राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT और अंडमान और निकोबार प्रशासन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और नीति आयोग। और इसका सही जवाब है विकल्प 2, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT और अंडमान और निकोबार प्रशासन। ये भारत की पहली ओपन सी केज फार्मिंग परियोजना है। ये सुनने में ही काफी भविष्यवादी लगता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने का कोई नया तरीका नहीं है। ये मतलब नीली अर्थव्यवस्था की जो व्यापक अवधारणा है, उसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। NIOT, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, उसने खासतौर पर फिन फिश पालन के लिए समुद्री पिंजरे मतलब केजेस विकसित किए हैं। अच्छा। इसका बड़ा उद्देश्य है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना और जो स्थानीय मछुआरा समुदाय हैं, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना। इस परियोजना में सी बास और कोबिया जैसी प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, तो समुद्र से अब चलते हैं इतिहास और संस्कृति की दुनिया में। अगला सवाल हमें वहां ले जाता है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिपरावा शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? और विकल्प है बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प 3, उत्तर प्रदेश। पिपरावा का नाम शायद कई लोगों ने ना सुना हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। हाँ, पिपरावा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है और ये माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध के प्राचीन शहर कपिलवस्तु का हिस्सा था। अच्छा। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत की जो समृद्ध बौद्ध विरासत है उसे दुनिया के सामने रखने और सांस्कृतिक कूटनीति जिसे कहते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। दिलचस्प। अब तकनीक और शासन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का नाम क्या है? विकल्प थे उदय, आरव, प्रगति या सारथी। और इसका सही जवाब है विकल्प 1, उदय। ये एक दिलचस्प कदम है ना? किसी सरकारी सेवा को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए एक शुभंकर का उपयोग करना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शुभंकर नहीं है, इसे एक तरह से निवासी उन्मुख संचार साथी के रूप में डिजाइन किया गया है। संचार साथी? हाँ, मतलब एक ऐसा दोस्त जो बातचीत करे। इसका मुख्य काम है आधार से जुड़ी जो जटिल जानकारी होती है, जैसे अपडेट कैसे कराएं, प्रमाणीकरण क्या है, डेटा सुरक्षा, इन सबको सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना। और इसका चुनाव कैसे हुआ? इसकी चयन प्रक्रिया भी काफी लोकतांत्रिक थी। इसे माईजॉव पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था, जिसमें केरल के अरुण गोकुल विजेता रहे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ वन्य जीव संरक्षण और प्रौद्योगिकी का एक संगम देखने को मिलता है। प्रश्न था, अनामलाई टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ आकलन सर्वेक्षण 2026 के दौरान वन कर्मचारी बाघों की जनगणना के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे? विकल्प थे MSTRIPs, टाइगर वॉच ऐप, ई-फॉरेस्ट ट्रैकर या वन्यजीव जनगणना पोर्टल। और सही जवाब है विकल्प 1, MSTRIPs। ये नाम अपने आप में काफी तकनीकी लगता है। हाँ, इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ओहो, काफी लंबा है। जी, लेकिन ये ऐप बाघों की निगरानी के तरीके में क्रांति ला रहा है एक तरह से।
वन कर्मचारी इसके जरिए वास्तविक समय में, मतलब रियल टाइम में, जानवरों के संकेतों, जीपीएस लोकेशन और यहां तक कि वनस्पति का डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं। तो सब कुछ तुरंत अपडेट हो जाता है। बिल्कुल। और ये न केवल बाघों की गिनती में मदद करता है, बल्कि उनके आवास की जो पारिस्थितिकी स्थिति है उसे समझने में भी मदद करता है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि हाथी और गौर जैसे बड़े शाकाहारी जानवर हैं, वो जंगल के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। अच्छा, मतलब उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि जंगल स्वस्थ है। सही। अगला प्रश्न सरकारी ब्रांडिंग और डेटा के महत्व से जुड़ा है। प्रश्न, किस मंत्रालय ने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने और डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया? विकल्प काफी सीधे थे और सही जवाब है विकल्प 4, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोएसपी। लेकिन यहाँ असली बात तो उस लोगो के डिजाइन और उसके पीछे के विचार में है। बिल्कुल। इस नए लोगो का जो केंद्रीय संदेश है वो है विकास के लिए डेटा, और इसके प्रतीकों को समझना दिलचस्प है। जैसे अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन को दर्शाता है। और वो रुपए का प्रतीक भी है। हाँ, केंद्र में रुपए का प्रतीक आर्थिक योजना में आंकड़ों के महत्व को दिखाता है, और लोगों में जो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बार ग्राफ है वो प्रगति का प्रतीक है, और राष्ट्रीय ध्वज के रंग विकास और सत्य को दर्शाते हैं। सांख्यिकी नाम का शुभंकर भी आंकड़ों को आम नागरिकों के लिए आकर्षक बनाने का एक प्रयास है। बहुत खूब। अब बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के भविष्य की। प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस मंडल के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन एक पायलट परियोजना के रूप में संचालित होगी? विकल्प हैं उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिणी रेलवे या मध्य रेलवे। और सही जवाब है विकल्प 1, उत्तरी रेलवे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है रेल परिवहन में स्वच्छ ईंधन की व्यावहार्यता का प्रदर्शन करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रेन इलेक्ट्रोलाइसिस से बनी हाइड्रोजन का उपयोग करती है, और इसका कार्बन उत्सर्जन 0 है। 0 उत्सर्जन? जी, 0। और इसके लिए जींद में एक विशेष हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता 3000 किलोग्राम है, और वो सौर ऊर्जा से संचालित है। अच्छा, तो पूरा साइकिल ही ग्रीन है। बिल्कुल। ये ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगला प्रश्न विज्ञान को वैश्विक मंच से जोड़ता है। प्रश्न था, किन 2 संस्थानों ने राइसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? और सही उत्तर है विकल्प 4, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय OPSA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है। रायसीना डायलॉग पहले से ही भू राजनीति पर एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन है जी। अब इस नई पहल के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चर्चाओं को वैश्विक कूटनीति और नीति निर्माण के केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके फोकस क्षेत्र भविष्य के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप टेक और खासतौर पर ग्लोबल साउथ की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो अब वापस पर्यावरण संरक्षण की ओर। प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और यह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सही जवाब है विकल्प 2, राजस्थान और अरावली रेंज। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मतलब यह है कि इस संरक्षित क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर दबाव कम हो। बिल्कुल, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैला हुआ है। और ये भी दिलचस्प है कि इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा जी, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। अब शहरी विकास से जुड़ी एक बहुत ही सकारात्मक खबर। प्रश्न, सतत शहरी नियोजन और प्रभावी आवास योजनाओं के कारण कौन सा भारतीय शहर देश का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है? विकल्प थे इंदौर, सूरत, पुणे या देहरादून। और सही जवाब है विकल्प 2, सूरत। सूरत की उपलब्धि असाधारण है सच में।
उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों का यथास्थान पुनर्विकास किया है, मतलब इन सीटू रीडेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि निवासियों को उसी स्थान पर बेहतर योजनाबद्ध आवासीय परिसरों में घर दिए गए हैं, उन्हें अपनी जगह से हटाया नहीं गया। वाह, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। जी, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कपड़ा और हीरा प्रसंस्करण का केंद्र होने के अलावा सूरत अब शहरी विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल बन रहा है। और आज का आखिरी सवाल नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा है। प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR मान्यता ढांचे के तहत डीप टेक स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा किस प्रमुख छूट की घोषणा की गई? सही जवाब है विकल्प 4, अनिवार्य 3 साल के अस्तित्व की शर्त से छूट। ये नए इनोवेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। निश्चित रूप से डीप टेक क्षेत्र, जिसमें सेमीकंडक्टर, AI, बायोटेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं, इसमें बहुत लंबी रिसर्च और भारी निवेश की जरूरत होती है। पहले मान्यता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को कम से कम 3 साल पुराना होना पड़ता था, जो कि इन क्षेत्रों में बहुत मुश्किल है। हाँ, अब इस शर्त को हटाने से शुरुआती चरण के स्टार्टअप भी अपनी तकनीकी तत्परता के आधार पर मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। ये उन्हें शुरुआती गति प्राप्त करने में मदद करेगा और देश में गहरे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्षेत्र से जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। देश के न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जिम्मेदारी मिली है श्री AK बालासुब्रमण्यन को। और जब हम अनुभव की बात कर रहे थे ना, तो ये उसका एक सटीक उदाहरण है। लगभग 40 साल इसी एक क्षेत्र में। 40 साल, ये तो अपने आप में एक पूरा करियर है। मतलब उनकी प्रोफाइल देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इस पूरे सिस्टम का एक एक पुर्जा जानते होंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का डिजाइन, उनकी सुरक्षा, उनकी कमीशनिंग, मतलब सब कुछ। हाँ, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के तकनीकी निदेशक रह चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन रिएक्टरों की सुरक्षा की निगरानी अब उन्हें करनी है, उन्हें बनाने और चलाने वाली संस्था के वो टॉप अधिकारियों में से एक थे। खासकर भारत की जो स्वदेशी PHWR तकनीक है, जो हमारे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, उसके तो वो विशेषज्ञ हैं। तो ये एक तरह से बहुत तसल्ली देने वाली बात है कि जो व्यक्ति इंचार्ज है वो हर नट बोल्ट को समझता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या परमाणु ऊर्जा जैसे तेजी से विकसित हो रहे एक क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव कभी-कभी नई टेक्नोलॉजी या नए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने में रुकावट भी बन सकता है? क्या अपने तरीकों में बहुत ज्यादा सेट हो जाने का खतरा रहता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, ये वही क्लासिक दुविधा है, स्थिरता बनाम नवाचार। इस नियुक्ति से ये तो साफ है कि सरकार स्थिरता पर दाव लगा रहे हैं। उनका तर्क यही होगा कि जब मामला परमाणु सुरक्षा का हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना चाहते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी में बिताई हो। लेकिन आपने जो कहा, वो उनके लिए एक चुनौती जरूर होगी। उन्हें न केवल अपने अनुभव पर भरोसा करना होगा, बल्कि दुनिया में क्या नया हो रहा है, उस पर भी पैनी नजर रखनी होगी। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। ठीक है, तो परमाणु क्षेत्र में हमने एक गहरे इनसाइडर को कमान संभालते देखा। अब मैदान बदलते हैं और खेल की दुनिया में चलते हैं, जहां भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एक नए कोच को चुना है। और यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल उल्टी। यहाँ एक पूरी तरह से आउटसाइडर को लाया गया है, अमेलिया वॉल्वेर्डे, जो कोस्टारिका से हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AFF का ये एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक मूव लगता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि कोस्टारिका कोई फुटबॉल की मतलब सुपर पावर तो नहीं है। तो अमेलिया वाल्वर्डे ने ऐसा क्या जादू किया कि उनकी टीम लास्टिकास 2 बार फीफा महिला विश्व कप तक पहुंच गई? उनका सीक्रेट सॉस क्या है? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, वाल्वर्डे बड़े नामों वाली टीम की कोच नहीं रही हैं। वो एक ऐसी टीम को कोचिंग देने में माहिर हैं जिसके पास संसाधन सीमित हैं। उन्होंने कोस्टारिका में एक ऐसी टीम बनाई जो एकजुट होकर लड़ती है और अपने से कहीं ज्यादा मजबूत टीमों को टक्कर देती है। उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए एकदम फिट बैठता है, जो अभी भी दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रही है। तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की बात नहीं है, बल्कि सही तरह के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की बात है। किसी ऐसी कोच को लाना जो टीम को जमीन से बनाना जानते हो। ये वाकई में एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है, खासकर जब टीम 2026 के AFC महिला एशियाई कप की तैयारी कर रही है।
जी, ये दिखाता है कि AIFF सिर्फ एक बड़ा नाम नहीं खोज रहा था, बल्कि वो एक ऐसी रणनीतिकार को खोज रहे थे जो टीम की जरूरतों को समझे और उसे अगले स्तर पर ले जा सके। तो हमने नेतृत्व के दो अलग-अलग मॉडल देखे, एक गहरा इनसाइडर और एक रणनीतिक आउटसाइडर। अब एक ऐसे डोमेन की ओर बढ़ते हैं जहां इन फैसलों का असर सीधे देश पर पड़ता है, राष्ट्रीय सुरक्षा। यहां पिछले कुछ समय में शीर्ष पदों पर काफी फेरबदल हुए हैं। हाँ, और अगर हम इन नियुक्तियों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये भारत के सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा अनुभवी और विविध बनाने की एक कोशिश है। चलिए इन्हें एक साथ ही समझते हैं। हमारे पास वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं, एयर मार्शल नागेश कपूर, और ITBP और NIA के भी नए महानिदेशक हैं। इस पूरे फेरबदल का मतलब क्या है? शुरुआत एयर मार्शल नागेश कपूर से करते हैं। एक लड़ाकू पायलट जिनके पास 3,400 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। MiG-21 और MiG-29 जैसे विमान उड़ा चुके हैं। लेकिन उनकी प्रोफाइल में जो चीज उन्हें अलग करती है वो है उनका अनुभव पाकिस्तान में बतौर रक्षा अटैचे। ये एक बहुत ही घातक संयोजन है। एक तरफ लड़ाकू पायलट का कौशल और दूसरी तरफ कूटनीति और खुफिया जानकारी की गहरी समझ। वाइस चीफ के पद के लिए ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अब देखिए ITBP और BSF में हुए बदलाव को। प्रवीण कुमार जो ITBP के चीफ थे, उन्हें BSF का चीफ बनाया गया है और शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP की कमान दी गई है। ये सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली नहीं है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, ITBP का मुख्य काम है चीन से लगी ऊंची और मुश्किल सीमा की रखवाली करना। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात है, जहां की चुनौतियां जैसे तस्करी और घुसपैठ बिल्कुल अलग हैं। जब आप एक टॉप अधिकारी को एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भेजते हैं, तो आप दरअसल अनुभव का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के पास देश की सभी सीमाओं की चुनौतियों की एक समग्र मतलब एक होलिस्टिक समझ हो। और अब NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यहाँ राकेश अग्रवाल को नया प्रमुख बनाया गया है, जो पहले से ही एजेंसी में स्पेशल DG थे। हाँ, और यहाँ हम फिर से अपने इनसाइडर वाले थीम पर वापस आते हैं। NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसी है। यहाँ के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और जांच सालों साल चलती है। ऐसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपना चाहते हैं जो सिस्टम, केस और खुफिया नेटवर्क को पहले से समझता हो। ये एक सेफ बेट है जब दांव पर देश की सुरक्षा हो। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है, क्या एक सेफ बेट का नजरिया एजेंसी को अपने दुश्मनों के लिए प्रेडिक्टेबल मतलब पूर्वानुमानित बना सकता है? क्या एक ही तरह के माहौल में रहने से ग्रुप थिंक का खतरा नहीं बढ़ता, जहां नई या बाहरी सोच को जगह ही नहीं मिलती? ये किसी भी खुफिया या जांच एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपको संस्थागत ज्ञान और निरंतरता चाहिए, लेकिन आपको आत्मसंतोष और जड़ता से भी बचना है। शायद इसीलिए राकेश अग्रवाल का CBI में काम करने का पिछला अनुभव यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उन्हें एक थोड़ा बाहरी दृष्टिकोण दे सकता है, भले ही वो NIA के अंदर से ही प्रमोट हुए हों। स्थिरता और बदलाव का ये संतुलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा है। चलिए दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां ये बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने आया है, वेनेजुएला और गिनी में। पहले वेनेजुएला, ये एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक भू राजनीतिक भूकंप की तरह है। और उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। उन्होंने इसे नाजायज सैन्य आक्रमण कहा। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा संकट है। संकट के समय में किसी भी सत्ता का पहला काम होता है निरंतरता और दृढ़ता का संदेश देना। डेल्सी रॉड्रिगेज एक कट्टर मादुरो समर्थक हैं और अपनी अमेरिका विरोधी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बनाना दुनिया को और खासकर अमेरिका को ये संदेश देना था कि सत्ता संरचना टूटी नहीं है और वे झुकने वाले नहीं हैं। ये उनके लिए एक रैली अराउंड द फ्लैग यानी एकजुटता दिखाने का क्षण था। अब इसकी तुलना गिनी से करते हैं। ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही दिलचस्प मामला है जहां एक नेता अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा है। मामदी डोम्बोया, जिन्होंने 2021 में सैन्य तख्तापलट किया था, अब चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं। हाँ, और यहाँ चुनाव शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक ऐसा चुनाव था जिसका मुख्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया।
चुनाव से ठीक पहले डोम्बोया ने एक नया संविधान बनवाया जिसने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया। नतीजा, उन्हें 86% से ज्यादा वोट मिले। तो ये एक तरह से सैन्य शासन को लोकतंत्र का जामा पहनाने जैसा है। कई विश्लेषक इसे ठीक इसी तरह देखते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका में एक पैटर्न बन गया है, जहां माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में भी हमने ऐसा ही देखा है। ये दिखाता है कि शायद वहां के लोग राजनीतिक अस्थिरता से इतने तंग आ चुके हैं कि वो एक मजबूत नेता के शासन में स्थिरता को तरजीह दे रहे हैं, भले ही वो लोकतंत्र मानदंडों की कीमत पर क्यों ना आए। ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक चिंताजनक संकेत है। चलिए अब कुछ और विषयों पर भी सरसरी नजर डालते हैं। पुणे में एक ग्रैंड टूर हुआ जिसके सद्भावना राजदूत MS धोनी थे। ये साइकिलिंग से जुड़ा एक बड़ा इवेंट था। हाँ, और ये कोई मामूली इवेंट नहीं था। पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बहुचरणीय पेशेवर साइकिलिंग टूर है और इसे UCI यानी साइकिलिंग की वैश्विक संस्था से मान्यता मिली है। दक्कन के पठार और सह्याद्री की पहाड़ियों में 437 किलोमीटर की रेस। 437 किलोमीटर सुनने में ही थकावट हो रही है। धोनी जैसे बड़े नाम का इससे जुड़ना, क्या यह भारत में क्रिकेट से परे दूसरे खेलों को पेशेवर बनाने की एक बड़ी कोशिश है? बिल्कुल। ये भारत में एक नया खेल कल्चर और पेशेवर साइकिलिंग का इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। धोनी का नाम इसे वो विश्वसनीयता और लोकप्रियता देता है जो शायद इसे अपने दम पर हासिल करने में सालों लग जाते। अब बात करते हैं देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVCT। यहाँ प्रवीण वशिष्ठ को नया सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और दिलचस्प बात है उनका बैकग्राउंड। वो गृह मंत्रालय में विशेष सचिव थे आंतरिक सुरक्षा के। आंतरिक सुरक्षा से भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली संस्था में आना ये एक अहम कदम है। इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? और में भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का गबन नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। टेरर फंडिंग से लेकर रक्षा सौदों तक भ्रष्टाचार के तार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ते हैं। वशिष्ठ का आंतरिक सुरक्षा का अनुभव CVC को मामलों को इस नजरिए से देखने में मदद करेगा और उनकी नियुक्ति से 3 सदस्यों वाला आयोग भी अब पूरा हो गया है, जो प्रभावी कामकाज के लिए जरूरी है। और हमारी आज की चर्चा का आखिरी विषय न्यायपालिका से है। केरल उच्च न्यायालय को एक नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं, जस्टिस सोमेन सेन। जी, उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुआ है और ये भारत की न्यायिक प्रणाली की एक स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ एक नीति का पालन होता है कि मुख्य न्यायाधीशों को आमतौर पर उनके गृह राज्यों के बाहर नियुक्त किया जाता है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका किसी भी स्थानीय प्रभाव, दबाव या पक्षपात से मुक्त रहे। ये संस्थागत निष्पक्षता बनाए रखने का एक तरीका है। ये एक और उदाहरण है कि कैसे सिस्टम में आउटसाइडर का नजरिया लाने की कोशिश की जाती है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तो आज हमने कई अलग अलग क्षेत्रों पर नजर डाली। पहले विषय से शुरू करते हैं। ये खेल प्रशासन में बदलाव से जुड़ा है। ठीक है। सवाल है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? और इसके विकल्प हैं। पहला, ये नियम राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल को खत्म करते हैं और सारी चुनावी शक्तियां राज्य सरकारों को देते हैं। दूसरा, सामान्य निकाय में 50% उत्कृष्ट खिलाड़ी महिलाएं होनी चाहिए। तीसरा, एथलीटों के लिए 10 स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली है। और चौथा, राष्ट्रीय खेल निकायों के सामान्य निकाय में कम से कम 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य है। ये एक दिलचस्प सवाल है और इसका सही जवाब है विकल्प 1। विकल्प 1? हाँ, पहला कथन गलत है। अच्छा, तो ये नियम राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल को खत्म नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये नियम उस पैनल को खत्म करने के बजाय और मजबूत बनाते हैं। मजबूत किस तरह से? ताकि चुनाव ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हों और शक्तियां राज्य सरकारों को तो बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं की गई हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब असली बदलाव पारदर्शिता और एथलीटों की भागीदारी को लेकर है। बिल्कुल। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान यही है कि राष्ट्रीय खेल निकायों यानी NSFs की जनरल बॉडी में अब कम से कम 4 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करना ही होगा। 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी? हाँ,
और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। वो क्या? इन 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से 50% यानी 2 का महिला होना अनिवार्य है। अरे वाह, ये तो खेल प्रशासन में लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। और इतना ही नहीं, एथलीटों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक 10 स्तरीय प्रणाली भी शुरू की गई है। 10 स्तरीय प्रणाली? हाँ, इसमें ओलंपिक पदक विजेताओं से लेकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेताओं तक सबको कवर किया गया है। इसका मकसद हर उपलब्धि को एक व्यवस्थित तरीके से मान्यता देना है। काफी व्यापक सुधार लग रहा है। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं जो भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है शायद। हाँ बिल्कुल। सवाल है, भारत में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य किस योजना का है? अच्छा, विकल्प हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, डिजिटल इंडिया सेमीकंडक्टर कार्यक्रम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई योजना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना। देखिए ये सारे विकल्प जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव या डीएलआई योजना। डीएलआई योजना? हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना का फोकस चिप बनाने मतलब फैब्रिकेशन पर उतना नहीं है जितना चिप को डिजाइन करने की क्षमता को मजबूत करने पर है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो हम सीधे चिप बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने की बात नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं, हम फैबलेस कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फैबलेस? हाँ, मतलब ऐसी कंपनियां जो चिप्स डिजाइन तो करती हैं लेकिन उन्हें बनाने का काम किसी और से किसी फैब्रिकेशन प्लांट से कराती हैं। तो इस योजना में प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है? इसके तहत जो भी पात्र खर्च होता है उसका 50% तक वित्तीय प्रोत्साहन सरकार देती है। 50%? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो डिजाइन किया हुआ चिप बिकना शुरू होता है तो उसकी बिक्री पर 6 से 4% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलता है। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डीएलआई योजना असल में 76,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा। और इसका रणनीतिक लक्ष्य ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 20 घरेलू चिप डिजाइन कंपनियों को इस स्तर तक पहुंचाया जाए कि वे 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर सके। ड्रोन, सैटेलाइट, संचार जैसे क्षेत्रों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। ठीक है। सवाल असम से है। असम सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना। ये किस क्षेत्र के लिए बनाई गई है? नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है? हाँ, विकल्प हैं कृषि, हथकरघा, मत्स्य पालन या चाय बागान। इसका सही जवाब है चौथा, चाय बागान। ये योजना सीधे तौर पर चाय बागानों में जो पंजीकृत श्रमिक और कर्मचारी हैं उनके लिए है। और इस योजना के तहत उन्हें क्या लाभ मिलता है? हर एक पात्र लाभार्थी को 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। 5,000 रुपए? हाँ, और एक खास बात यह है कि इस पहल को तब शुरू किया गया जब असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। अच्छा, तो इसका सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है? मतलब ये सिर्फ एक मुश्त मदद है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये योजना चाय श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने की एक कोशिश है, और क्योंकि भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में होता है तो ये वित्तीय समावेशन को भी सुनिश्चित करती है। सही बात है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। वहाँ के चाय श्रमिक वो वहाँ की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक अहम बिंदु है। चलिए अब एक बहुत ही चर्चित योजना पर आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये तो बहुत जानी मानी योजना है। इस योजना ने 2026 में अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाई। सवाल यह है कि ये योजना मुख्य रूप से किस अनुपात को बेहतर बनाने पर केंद्रित है? ठीक है। शिशु मृत्यु दर, राष्ट्रीय साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात या फिर जन्म के समय लिंग अनुपात? इसका मुख्य फोकस चौथे विकल्प पर है, यानी जन्म के समय लिंग अनुपात, जिसे सेक्स रेशियो एट बर्थ या एसआरबी भी कहते हैं। एसआरबी? हाँ, इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि गिरते हुए बाल लिंग अनुपात और एसआरबी में सुधार लाया जाए। और इसमें सफलता मिली भी है। आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था, वो अब बढ़कर 930 से ज्यादा हो गया है। जी, सुधार तो हुआ है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू की गई थी। तो इसका मतलब क्या है?
ये सिर्फ एक अनुपात सुधारने की योजना तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बालिकाओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा, उनकी शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। और तीसरा, लिंग चयन पर रोक लगाना। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक मिलीजुली पहल है। बहुत खूब। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारत सरकार ने जनवरी 2026 में एक 3 वर्षीय सार्वजनिक प्रायोजन पाइपलाइन शुरू की है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल। तो इसमें लगभग कितने मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं? विकल्प हैं 15 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़। सही आंकड़ा है तीसरा, 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़, यह तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इस पाइपलाइन में 852 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। तो इस विशाल संख्या का विश्लेषण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है ना? एकदम सही। ये परियोजनाएं परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यहाँ सरकार की रणनीति क्या है? रणनीति बहुत दिलचस्प है। ये पाइपलाइन निवेशकों को एक तरह की अर्ली विजिबिलिटी देती है। अर्ली विजिबिलिटी मतलब शुरुआती दृश्यता। इससे निवेशकों को पहले से पता होता है कि आने वाले समय में कौन-कौन सी परियोजनाएं आने वाली हैं। इससे अनिश्चितता कम होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का रोड मैप है निवेशकों के लिए। बिल्कुल। और इससे परियोजनाओं की बैंक क्षमता यानी बैंकेबिलिटी में भी सुधार होता है। जब निवेशकों और बैंकों को पता होता है कि ये एक आधिकारिक पाइपलाइन का हिस्सा है, तो उस पर भरोसा करना और लोन देना आसान हो जाता है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। निश्चित रूप से। अब अगले सवाल पर आते हैं, जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR से जुड़ा है। ठीक है। महिलाओं और बाल कल्याण के लिए CSR भागीदारी को व्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? विकल्प है पोषण प्लस, सक्षम पोर्टल, पंखुड़ी या शक्ति सारथी। इसका सही नाम है तीसरा, पंखुड़ी। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये पंखुड़ी पोर्टल असल में करता क्या है? यह एक ऐसा मंच है जो गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs, कंपनियों, CSR का योगदान देने वालों, NRIs और सरकारी एजेंसियों को एक ही जगह पर लाता है। तो एक तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म है। हाँ, ताकि महिलाओं और बच्चों के विकास पर केंद्रित जो भी योगदान है, उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। इसकी क्या खासियतें हैं? इसमें पंजीकरण करना बहुत आसान है। आप अपने परियोजना प्रस्तावों को ट्रैक कर सकते हैं और पूरी पारदर्शिता के लिए एक परिभाषित अनुमोदन वर्कफ्लो है। अच्छा। यह मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसे जो बड़े सरकारी कार्यक्रम हैं, उनको भी समर्थन देता है। यानी ये CSR फंड को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। बिल्कुल। चलिए, एक और डिजिटल पहल पर आते हैं। सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए जो मैनुअल प्रक्रिया थी, उसकी जगह अब पूरी तरह से एक डिजिटल दावा प्रणाली शुरू की है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस नई प्रणाली का नाम क्या है? ENM प्लेटफॉर्म, ई-बिल प्रणाली, DBT उर्वरक पोर्टल या i-सब्सिडी डैशबोर्ड? इसका सही नाम है दूसरा, ई-बिल प्रणाली या ई-बिल सिस्टम। ये पूरी प्रक्रिया को कागज रहित और डिजिटल बनाता है। और इसका पैमाना तो बहुत ही बड़ा है। ये प्लेटफॉर्म सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के उर्वरक सब्सिडी भुगतान का प्रबंधन करेगा। जी, बहुत बड़ा। और अगर हम देखें कि ये काम कैसे करता है, तो ये काफी दिलचस्प है। कैसे? ये प्रणाली उर्वरक विभाग के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी IFMS को सीधे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS से जोड़ती है। अच्छा, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसके फायदे भी साफ है। एक तो सिस्टम टू सिस्टम डिजिटल वर्कफ्लो है, पारदर्शिता बढ़ जाती है, बिलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ले जाने का झंझट खत्म। और एक डिजिटल ऑडिट ट्रेल भी बन जाता होगा। बिल्कुल, एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा। अब MSME क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है। विकल्पों में ब्याज सहायता देना, प्रत्यक्ष सब्सिडी देना, FDI को रेगुलेट करना और घरेलू व्यापार बीमा शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है पहला, यानी MSME निर्यात को मजबूत करने के लिए ब्याज सहायता और संपार्श्विक समर्थन मतलब कोलैटरल सपोर्ट प्रदान करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य ऋण की लागत को कम करना है। हाँ, ऋण की लागत कम करना और कार्यशील पूंजी की जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करना।
तो निर्यातकों को असल में क्या मिलता है? जो भी पात्र निर्यात ऋण होता है उस पर 2.75% की ब्याज सहायता दी जाती है। और ये संपार्श्विक समर्थन या कोलैटरल सपोर्ट क्या है? ये समर्थन CGTMSE के साथ साझेदारी में दिया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार एक तरह से लोन की गारंटी लेती है। अच्छा, सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85% तक गारंटी कवरेज है, जबकि मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक। ये तो काफी बड़ी मदद है। हाँ, प्रति निर्यातक जो अधिकतम गारंटी है वो 10 करोड़ रुपए प्रति वित्तीय वर्ष है। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? यह केवल सकारात्मक सूची में जो अधिसूचित निर्यात है उन्हीं पर लागू होता है। समझ गया। चलिए अब हमारी चर्चा के आखिरी सवाल पर आते हैं। ये अटल पेंशन योजना के बारे में है। APY? हाँ, 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। पहला, ये 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। और दूसरा, ये 60 वर्ष की आयु से योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी दोनों कथन सही हैं। दोनों सही हैं? हाँ, दोनों सही हैं। और हाल ही में खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब क्या है? ये योजना किन लोगों के लिए है? यह योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और इसका मुख्य ध्यान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर है, जैसे घरेलू सहायक, ड्राइवर, मजदूर वगैरह। और उम्र की क्या सीमा है? 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। और पेंशन का लाभ कैसे मिलता है? पेंशन का लाभ बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित है। 60 साल की उम्र के बाद ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक की एक गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है। गारंटीकृत? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को जो भी संचित राशि है वो वापस मिल जाती है। इसका प्रशासन PFRDA करता है। तो ये एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल है। बिल्कुल। तो आज हमने खेल प्रशासन से लेकर सेमीकंडक्टर डिजाइन तक और सामाजिक कल्याण से लेकर आर्थिक नीतियों तक कई विषयों पर गहराई से चर्चा की। पहला सवाल एक ऐसे स्वदेशी हथियार के बारे में है जिसकी चर्चा इस साल गणतंत्र दिवस परेड के बाद से ही हो रही है, सूर्यास्त्र। सवाल ये था कि ये सूर्यास्त्र आखिर है क्या? विकल्प थे एक हल्का युद्ध टैंक, एक एंटीशिप मिसाइल, एक रॉकेट लॉन्चर प्रणाली या एक आर्टिलरी गन। और सही जवाब था तीसरा विकल्प। हाँ, एक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसमें जो बात सबसे अहम है वो ये कि यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मल्टी कैलिबर मतलब ये अलग अलग साइज के रॉकेट फायर कर सकता है। सही पकड़ा। और इसकी रेंज आप सोचिए 150 से 300 किलोमीटर तक है। 300 किलोमीटर? हाँ, ये भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक क्षमता को, मतलब दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई तक हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और इसकी सटीकता के बारे में क्या खास है? क्योंकि इतनी दूरी पर निशाना लगाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। इसकी सटीकता कमाल की है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या CEP 5 मीटर से भी कम है। 5 मीटर? 300 किलोमीटर दूर से? जी, इसका मतलब है कि ये अपने लक्ष्य पर लगभग अचूक निशाना लगा सकता है। और साथ ही इसमें शूट एंड स्कूट क्षमता भी है। शूट एंड स्कूट मतलब फायर करो और जगह बदल लो। बिल्कुल, ये फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकता है ताकि दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके। इसे पुणे की नाइबेल लिमिटेड ने इजराइल के एल्बर्ट सिस्टम्स के सहयोग से विकसित किया है। आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण। कमाल है। अच्छा, तो अगला सवाल प्रलय मिसाइल से जुड़ा है, जिसका हाल ही में एक साथ कई लॉन्च का परीक्षण हुआ। इसे किस तरह की मिसाइल प्रणाली कहा जा सकता है? और सही जवाब था 4, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ ये अर्ध बैलिस्टिक या क्वाइजी बैलिस्टिक शब्द ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल एक तयशुदा ऊंचे रास्ते पर चलती है। आप उसका रास्ता पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल जैसे प्रलय, ये एक तो निचलल और सपाट रास्ते पर उड़ती है, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। मतलब ये हवा में मैन्यूअर्स कर सकती है। हाँ, इससे दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इसे हवा में ही नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो इसे ट्रैक ही नहीं कर पाते ठीक से। तो इसका मतलब है कि ये एक सामरिक हथियार है युद्ध के मैदान के लिए। बिल्कुल,
ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक टैक्टिकल मिसाइल है जिसे सेना और वायुसेना दोनों में शामिल किया जाएगा और इसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने विकसित किया है। ठीक है, अब आते हैं एक और नाम पर जो 2026 की गणतंत्र दिवस परेड से पहले काफी चर्चा में था, रुद्र। ये क्या है? इसका सही उत्तर है 4, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत आत्मनिर्भर सभी हथियारों वाला लड़ाकू ब्रिगेड। ये सुनने में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण लगता है। ये वाकई में बहुत बड़ा कदम है। आप रुद्र को एक मिनी सेना की तरह समझ सकते हैं। मिनी सेना? हाँ, रुद्र एक ऐसा लड़ाकू गठन है जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इसमें बख्तियारपंत गाड़ियां, पैदल सेना, तोपखाना, एयर डिफेंस, इंजीनियर, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और स्पेशल फोर्सेस सब कुछ एक ही कमांड के तहत एकीकृत हैं। और इसकी अपनी सपोर्ट सिस्टम भी है, मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह? हाँ, इसकी अपनी रसद, गोला बारूद, ईंधन और फील्ड अस्पताल की व्यवस्था भी है। यह भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन का दशक पहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका उद्देश्य सेना को ज्यादा फुर्तीला और एकीकृत बनाना है। अब जरा अपनी पड़ोस की बात करते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLA नौसेना ने लूदी नाम का एक नया युद्धपोत कमीशन किया है। ये किस प्रकार का युद्धपोत है? इसका सही जवाब है टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। चीन अपनी नौसेना का बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और लूदी उसी का एक हिस्सा है। टाइप 052D एक मल्टी रोल विध्वंसक है जो लंबी दूरी के हमले करने और अपने बेड़े को हवाई हमलों से बचाने में सक्षम है। तो इसका मुख्य काम विमान वाहक जैसे बड़े जहाजों को सुरक्षा देना है। बिल्कुल, आप इसे एक बहुत ही हाईटेक बॉडी गार्ड समझ सकते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और ये विस्तार किस पैमाने पर हो रहा है? मैंने सुना है कि वो बहुत तेजी से जहाज बना रहे हैं। बहुत तेजी से। अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन आज जहाजों की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चला रहा है। सबसे बड़ी संख्या के हिसाब से? हाँ, विस्तार की दर औसतन लगभग एक नया जहाज प्रति माह है। हर महीने एक नया जहाज? ये तो अविश्वसनीय है। जी, इसका मकसद साफ है, अमेरिकी नौसेना के साथ क्षमता के अंतर को कम करना और एक ब्लू वाटर नेवी बनना। मतलब एक ऐसी नौसेना जो दुनिया भर के महासागरों में ऑपरेट कर सके। अच्छा, अब एक और शब्द जो खबरों में था वो है अन्वेषा। ये क्या है? इसका सही उत्तर है DRDO द्वारा विकसित और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अन्वेषा को EOS-N1 भी कहा जाता है। इसे जनवरी 2026 में PSLV-62 मिशन से लॉन्च किया गया था। तो ये एक जासूसी सैटेलाइट की तरह है? आप कह सकती हैं। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका मुख्य काम रक्षा निगरानी, दुश्मन के ठिकानों की हाई एक्यूरेसी मैपिंग और आपदा प्रबंधन में मदद करना है। इसे किसी खास कक्षा में स्थापित किया गया है ना? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट? हाँ, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। इसका फायदा ये है कि जब भी ये किसी जगह के ऊपर से गुजरता है तो वहां सूर्य की रोशनी लगभग एक जैसी होती है। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे लगातार अच्छी और कंसिस्टेंट तस्वीरें लेना संभव होता है। आप 2 अलग-अलग दिनों की तस्वीरों की तुलना करके बहुत छोटे बदलाव भी पकड़ सकते हैं। इसे DRDO ने बनाया है और इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात पाकिस्तान की। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। ये किस प्रकार का हथियार है? ये है एक हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। और इसकी क्या खासियत है? यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो है इसकी क्षमता। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है और ये जमीन और समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों को भेज सकती है। 600 किलोमीटर? हाँ, और इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से ना आए। तो हवा से लॉन्च होने का क्या रणनीतिक फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लड़ाकू विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना एक सुरक्षित दूरी से ही हमला कर सकते हैं। इसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहते हैं। इससे विमान और पायलट दोनों की सुरक्षा बढ़ जाती है। चलिए, अब एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक पर आते हैं। DRDO द्वारा दूरस्थ और चरम स्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए विकसित हाथ से चलने वाली पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही जवाब है 2 समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली यानी SWADS। SWADS? जी, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। इसे DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने विकसित किया है। और ये काम कैसे करता है? ये खारे पानी को पीने योग्य सुरक्षित पानी में बदलता है।
इसे हाथ से या इंजन से चलाया जा सकता है और मैनुअल संस्करण इतना पोर्टेबल है कि एक सैनिक इसे आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। इसकी क्षमता कितनी है, मतलब कितना खारा पानी ये साफ कर सकता है? ये 35,000 मिलीग्राम लीटर TDS वाले पानी को, जो बहुत खारा होता है, 500 मिलीग्राम लीटर से नीचे ला सकता है, जो पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। वाह! इसका मैनुअल संस्करण आपात स्थिति में 10 से 12 लोगों की प्यास बुझा सकता है। इसका इस्तेमाल तटीय इलाकों से लेकर लद्दाख की पेंगोंग जो जैसी खारे पानी की झीलों के पास तैनात सैनिकों के लिए किया जाएगा। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पर आते हैं। सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है 2 गल्फ शील्ड 2026। तो ये एक बड़ा अभ्यास है। हाँ, ये एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें GCC के सभी सदस्य देश सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। और इसका मकसद? इसका मुख्य उद्देश्य GCC बलों की युद्ध की तैयारी, संयुक्त योजना और परिचालन समन्वय को बेहतर बनाना है। ये उनकी सामूहिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और एकजुटता का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। और एक और संयुक्त अभ्यास इस बार मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के बीच खतरनाक पदार्थों पर एक संयुक्त अभ्यास हुआ? ये हुआ था जापान तटरक्षक बल के साथ। और ये किस भारतीय जहाज पर हुआ? ICGS समुद्र प्रहरी पर। यह अभ्यास भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के बीच हुआ था और इसका फोकस खतरनाक और हानिकारक पदार्थों पर प्रतिक्रिया देना था। मतलब, अगर समुद्र में कोई रासायनिक रिसाव हो जाए तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसका बड़ा महत्व क्या है? ये भारत और जापान के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। और हमारा आखिरी सवाल है ऑपरेशन प्रहार। ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है 4 गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करना और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाना। तो ये एक पुलिस ऑपरेशन है? हाँ, और ये पंजाब पुलिस का एक बहुत बड़ा अभियान है। इसका उद्देश्य सिर्फ गैंगस्टरों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उनके पूरे आपराधिक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। सुरक्षित ठिकाने हैं, उन सबको खत्म करना। और इसका पैमाना कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। इसमें लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,000 से ज्यादा टीमों ने राज्य भर में एक साथ छापे मारे। 12,000 पुलिसकर्मी? जी। पुलिस ने लगभग 60 बड़े गैंगस्टरों और उनके 1200 सहयोगियों की पहचान की है। इसके लिए एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। तो इन 10 सवालों के माध्यम से हमने क्या देखा? एक तरफ आत्मनिर्भर भारत पर जबरदस्त जोर है, जहां सूर्यास्त्र, प्रलय और अन्वेषा जैसी स्वदेशी प्रणालियां सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय सैन्य आधुनिकीकरण की एक होड़ है, जैसा हमने चीन की नौसेना और पाकिस्तान की मिसाइल के मामले में देखा। और साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ता महत्व भी स्पष्ट है। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सवाल है, बुल्गारिया यूरो क्षेत्र यानी यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? और विकल्प हैं 19वां, 20वां, 21वां या 22वां। तो इसका सही जवाब है 21वां। लेकिन यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये नहीं कि वो 21वां सदस्य बना। अच्छा। आकर्षक बात यह है कि बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था, पर यूरो को अपनी मुद्रा बनाने में उन्हें लगभग 19 साल लग गए। 19 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। ऐसा क्यों? यही तो इस प्रक्रिया की जटिलता दिखाता है। यूरोजोन में शामिल होने के लिए बहुत सख्त आर्थिक कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। आपकी महंगाई दर, सरकारी घाटा, ये सब नियंत्रण में होना चाहिए। ओके, तो ये एक लंबी तैयारी थी। और जब 1 जनवरी 2026 को ये बदलाव हुआ, तो क्या लोगों की पुरानी करेंसी लेव तुरंत बंद हो गई? नहीं, ऐसा अचानक नहीं करते। 1 महीने तक, मतलब पूरे जनवरी, लेव और यूरो दोनों साथ साथ चल रहे थे, ताकि लोगों को आसानी हो। बिल्कुल। फिर 1 फरवरी से सिर्फ यूरो ही कानूनी मुद्रा रह गया। और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूरो 1999 में लॉन्च हुआ था। बुल्गारिया से ठीक पहले 2023 में क्रोएशिया इसका 20वां सदस्य बना था। तो ये एक धीमा लेकिन स्थिर विस्तार है। सही कहा। ये इस मुद्रा क्षेत्र के धीमे लेकिन स्थिर विस्तार को ही दिखाता है। चलिए, अब पर्यावरण और वैश्विक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को रेंज भूमि और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स घोषित किया है। रेंज भूमि और पशुपालक, ये थोड़ा अनसुना सा लगता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के घास के मैदानों मतलब ग्रासलैंड्स और सवाना के महत्व पर ध्यान खींचना। और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। हमारे सोर्स के मुताबिक ये इकोसिस्टम पृथ्वी की सतह का 54% हिस्सा कवर करते हैं। हाँ, 54%। ये बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं है। तो और क्या महत्व है इनका? देखिए, ये क्षेत्र बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। मतलब वो भारी मात्रा में कार्बन सोखते हैं। साथ ही ये जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अच्छा। तो ये घोषणा मरुस्थलीकरण को रोकने के वैश्विक प्रयासों का ही एक हिस्सा है, जैसे कि UNFCCC और UNCCD। अब तकनीक और अर्थशास्त्र की दुनिया में चलते हैं। सवाल है कि 2026 में किस देश ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को कानूनी मान्यता दी? इसका जवाब है तुर्कमेनिस्तान। वहां के राष्ट्रपति सेरदार बर्दी मोहम्मदोव ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए। तुर्कमेनिस्तान, ये तो अपनी गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल। और यही इस कदम का कारण है। ये उनकी गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रयास है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक जरूरी शर्त भी है। क्रिप्टो माइनिंग की अनुमति तो है, पर इसे भुगतान के साधन यानी लीगल टेंडर के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसे सिर्फ एक आभासी संपत्ति या वर्चुअल एसेट माना गया है। इस फर्क का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सरकार इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पर नियंत्रण खोना नहीं चाहती। तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार हैं और उनका मुख्य खरीदार चीन है। तो ये एक ही चीज पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी को इस तरह विनियमित करके वे अपनी अर्थव्यवस्था को इस अत्यधिक निर्भरता से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गई। अगला विषय मानवीय सहायता और कूटनीति पर है। भारत ने जनवरी 2026 में किस देश को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाएं भेजी? ये सहायता अफगानिस्तान भेजी गई थी। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रहे स्वास्थ्य सेवा सहयोग का एक हिस्सा है। और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद भी भारत ने लोगों से लोगों के स्तर पर ये मदद जारी रखी है। बिल्कुल। ये अफगान लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को गेहूं, दवाएं और टीके जैसी मानवीय सहायता देता रहा है। और ये जो 7.5 टन की खेप थी, इसमें क्या शामिल था? इसमें कीमोथेरेपी और दर्द निवारक जैसी बहुत जरूरी दवाएं शामिल थीं। अफगानिस्तान में उन्नत ऑन्कोलॉजी देखभाल की भारी कमी है, इसलिए यह सहायता वहां के मरीजों के लिए बहुत मायने रखती है। अब एक बहुत ही अनोखे और मैं कहूंगी अभूतपूर्व विषय पर आते हैं। कौन से कीट दुनिया में पहले ऐसे कीट बन गए हैं जिन्हें कानूनी अधिकार दिए गए हैं? ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये पेरू की सेटिपो नगर पालिका ने लिया। इसका जवाब है अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियां, यानी अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बीज। कीड़ों को कानूनी अधिकार, ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और यहाँ जो तथ्य है वो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। कौन सा तथ्य? ये कि ये मधुमक्खियां अमेज़न वर्षावन के 80% वनस्पतियों को परागित यानी पॉलिनेट करती हैं। सही कहा। तो ये सिर्फ कुछ मधुमक्खियों के बारे में नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो इन कानूनी अधिकारों में क्या क्या शामिल है? इनमें जीवित रहने का अधिकार, अपने प्राकृतिक चक्रों को पुनर्जीवित करने का अधिकार और प्रदूषण मुक्त आवास का अधिकार शामिल है। वाह! ये प्रकृति के अधिकार या राइट्स ऑफ नेचर नाम के एक बड़े वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है, जो ये मानता है कि प्रकृति के तत्वों को भी कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। हमारा अगला सवाल प्राकृतिक आपदाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा है। यूनेस्को ने किस देश के लिए $740,000 के आपातकालीन पैकेज की घोषणा की? ये पैकेज वियतनाम के लिए घोषित किया गया था। इसका कारण ये था कि नवंबर 2025 के आसपास वियतनाम टाइफून विफा, बुआली और मैटमो जैसे गंभीर तूफानों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। और इस आपदा का असर सिर्फ आम जनजीवन पर ही नहीं पड़ा, बल्कि विश्व धरोहर पर भी पड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जैसे ह्यू और होइयन बाढ़ और तूफानों से खतरे में थे। तो इस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाना था? इसका उपयोग क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत करने और ऐतिहासिक इमारतों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए किया जाना था। तो एक तरह से ये भविष्य यानी शिक्षा और अतीत यानी विरासत दोनों को बचाने का एक दोहरा प्रयास है। अब एक ऐसी नीति पर बात करते हैं जो काफी विवादास्पद है। किस देश ने अपनी घटती जन्म दर को बढ़ाने के प्रयास में
कॉन्डम और गर्भनिरोधक दवाओं पर 13% मूल्यवर्धित कर यानी वैट लगाया। यह देश चीन है और यहाँ ये जानना जरूरी है कि चीन ने लगभग 30 वर्षों तक इन उत्पादों को टैक्स फ्री रखा था। 30 साल तक टैक्स फ्री और अब अचानक 13% टैक्स, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और यह कदम उसकी घटती जनसंख्या और गिरती जन्म दर को रोकने की हताशा को दिखाता है। चीन का जनसांख्यिकी संकट वाकई काफी गंभीर है। 2024 में लगातार तीसरे साल उसकी जनसंख्या में गिरावट आई। बिल्कुल, और सरकार अब विवाह और बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए बाल देखभाल सब्सिडी जैसी अन्य आर्थिक नीतियां भी अपना रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आलोचक ये नहीं कह रहे कि गर्भनिरोधक को महंगा करने से जन्मदर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे कुछ और ही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? आप एकदम सही पॉइंट पर हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे अनचाहे गर्भ और यौन संचारित रोगों जैसे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। ये नीति के अनपेक्षित परिणामों की ओर इशारा करता है। चलिए अब समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 300-400 वर्ष पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा? ये अद्भुत खोज न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड जल में हुई। ये कोरल 13 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है और इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन की एक टीम ने खोजा। इसमें एक मजेदार तथ्य ये भी है कि ब्लैक कोरल जीवित होने पर अपने ऊतकों के कारण सफेद दिख सकता है, लेकिन उसका कंकाल असल में काला होता है। हाँ, और ये गहरे समुद्र में पाया जाता है और बहुत धीमी गति से बढ़ता है, जो इसे और भी खास बनाता है। तो क्या ये संरक्षित है? हाँ, इसकी दुर्लभता को देखते हुए ये न्यूजीलैंड के वन्य जीव अधिनियम के तहत पूरी तरह से संरक्षित है। हमारा अगला सवाल सामयिक घटनाओं को सामान्य ज्ञान से जोड़ता है। ग्वाटेमाला ने हाल ही में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। सवाल ये है कि ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम क्या है? ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम है ग्वाटेमाला क्वेट्सिल, जिसका कोड GTQ है। और इस आपातकाल का संदर्भ क्या था? समाचार का संदर्भ ये है कि MS-13 और बारियो 18 जैसे गिरोहों की घातक हिंसा के कारण राष्ट्रपति ने 30 दिनों के लिए आपातकाल लगाया। और यहाँ एक रोचक जानकारी भी है। इस मुद्रा का नाम ग्वाटेमाला के राष्ट्रीय पक्षी रिस्प्लेंडेंट क्वेट्सेल के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। हाँ, जो उस देश की मौजूदा स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जहां हिंसा के कारण आपातकाल लगाना पड़ा। तो आपातकाल लगाने का मतलब है कि सुरक्षा बलों को गिरफ्तारी की ज्यादा शक्तियां मिल गईं? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य ज्ञान का सवाल एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट से जुड़ा हो सकता है। और अब हमारा अंतिम विषय, जो एक बड़ी भू राजनीतिक घटना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। उसने किस वर्ष के बाद पहली बार ऐसा किया? सही जवाब है 1948। ये साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO की स्थापना 1948 में ही हुई थी और अमेरिका इसका संस्थापक सदस्य था। तो ये पहली बार है जब उसने औपचारिक रूप से संगठन छोड़ा है। जी हाँ, पहली बार। इस प्रक्रिया की एक समय सीमा भी दी गई थी, है ना? हाँ, अमेरिका ने 20 जनवरी 2025 को हटने की योजना की घोषणा की थी और 1 साल की प्रक्रिया के बाद 2026 में सदस्यता समाप्त हुई। और इसका कारण क्या बताया गया? सोर्स के अनुसार सदस्यता छोड़ने के लिए कुप्रबंधन और कोविड-19 महामारी के दौरान सुधारों की कमी का हवाला दिया गया। पर यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानकारी एक करंट अफेयर्स क्विज में दिए गए भविष्य के अनुमानित परिदृश्य सुराग उठाते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले छोटे उद्योगों यानी MSME से जुड़ा है, जिन्हें हमेशा पूंजी की जरूरत होती है। हाँ, इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी देने का फैसला किया है। सवाल ये है कि ये पैसा सिडबी में कितनी किस्तों में डाला जाएगा? विकल्प है 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है 3 किस्तें। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ किस्तों की संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच है। अच्छा, क्या सोच है इसके पीछे? सरकार ने ये पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया। इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है ताकि इसका जो असर है वो लंबे समय तक और लगातार बना रहे। मतलब एक बड़ा इंजेक्शन देने के बजाय इसे धीरे धीरे ड्रिप पर रखने जैसा है। ये कैसे काम करेगा? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। 5,000 करोड़ की कुल रकम में से एक बड़ा हिस्सा यानी 3,000 करोड़ रुपए वो इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिया जाएगा। ओके, तो ये एक तत्काल बूस्ट हुआ। एग्जैक्टली, ये बाजार को एक इमीडिएट बूस्ट देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इसके बाद अगले 2 सालों 2026-27 और 2027-28 में 1,000 करोड़ रुपए और डाले जाएंगे। अच्छा, तो ये एक सतत समर्थन की योजना है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को लोन का फ्लो लगातार बना रहे। ये सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, इससे सिडबी की अपनी लोन देने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये समझ में आता है। तो एक तरफ सरकार छोटे उद्योगों को पैसा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना राजस्व मतलब अपनी कमाई कुछ ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कैसे इकट्ठा कर रही है। अच्छा पॉइंट है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल कर्नाटक से है। सवाल है, किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कर्नाटक सरकार के खजाने टू ई रसीदों के भुगतान की सुविधा शुरू की है? ये बैंक है कर्नाटक बैंक। ये कदम ऊपरी तौर पर शायद छोटा लगे, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक सरकारी राजस्व जमा करने में एक अहम और भरोसेमंद भूमिका निभा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये खजाने टू ये असल में है क्या? क्या ये कोई सरकारी ऐप जैसा कुछ है? खजाने टू बेसिकली कर्नाटक सरकार की अपनी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम जहां सरकार के सारे पैसे का हिसाब किताब होता है। ओके। इस नई सुविधा से कर्नाटक के नागरिक अब अपने तमाम सरकारी टैक्स और फीस, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या पानी का बिल, ये सब सीधे कर्नाटक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से भर सकते हैं। तो लोगों के लिए प्रक्रिया बहुत आसान हो गई। बहुत ज्यादा। और एक जरूरी बात, इस काम के लिए बैंक को आरबीआई से बाकायदा मंजूरी मिली है, जो इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता को और पक्का करता है। दिलचस्प है। तो एक तरफ बैंक सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे हमेशा ये बात मजेदार लगती है कि पुराने स्थापित बैंक आज के जमाने में खुद को कैसे नया दिखाते हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल फेडरल बैंक के बारे में है। जनवरी 2026 में फेडरल बैंक ने अपनी एक नई ब्रांड पहचान लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? उस नई पहचान का नाम है फॉर्चुना वेव। फॉर्चुना वेव। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लोगो या नाम बदलने जैसा नहीं है। तो फिर क्या है? ये बैंक की स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव का संकेत है। फॉर्चुना वेव बैंक के डिजिटल फर्स्ट नजरिए को दिखाता है। मतलब अब बैंक की हर सेवा और उत्पाद के केंद्र में टेक्नोलॉजी होगी। डिजिटल फर्स्ट मतलब अब ब्रांच जाने के बजाय हर काम फोन पे करने पर जोर। बिल्कुल। उन्होंने इसे 6 जनवरी 2026 को साइडवेज नाम की क्रिएटिव एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया। इसका मकसद सिर्फ मौजूदा ग्राहकों को एक नया एहसास देना नहीं है, बल्कि पूरे भारत में खासकर युवा और तकनीक प्रेमी ग्राहकों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना है। मतलब बैंक कह रहा है कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली। चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा नियामक मुद्दा जो सीधे तौर पर ग्राहकों के अधिकारों से जुड़ा है। इंटरनल ओम्बड्समैन। हाँ, आरबीआई के आंतरिक लोकपाल के बारे में है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, आरबीआई में कहा है कि जो शिकायतें बैंक स्तर पर पूरी तरह से हल नहीं हुई, उन्हें अपने आप आंतरिक लोकपाल के पास भेज दिया जाए। ओके। और दूसरा कथन है, आंतरिक लोकपाल सीधे जनता से शिकायतें ले सकता है। सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल कथन एक सही है, और ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, आरबीआई एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां शिकायतों का निपटारा एक तय प्रक्रिया से हो। आंतरिक लोकपाल एक तरह से अपील सुनने वाली दूसरी अदालत है। अच्छा, 1 मिनट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे बैंक से कोई शिकायत है, तो मैं सीधे आंतरिक लोकपाल के पास नहीं जा सकती। मुझे पहले बैंक के अपने शिकायत सिस्टम से ही गुजरना होगा। हाँ बिल्कुल, आप लाइन नहीं तोड़ सकते। और इसी वजह से कथन 2 गलत है। आंतरिक लोकपाल का ऑफिस सीधे जनता से शिकायतें नहीं ले सकता। इससे तो प्रक्रिया व्यवस्थित रहती होगी। हाँ, और ये भी सुनिश्चित होता है कि आंतरिक लोकपाल पर फालतू का बोझ ना पड़े। साथ ही ये बैंकों को भी मजबूर करता है कि वे अपनी ग्राहक सेवा को सुधारें, ताकि मामला उस स्तर तक पहुंचे ही नहीं। सही बात है। ये तो हुई हमारे आज के पैसों की बात। अब बात करते हमारे भविष्य के पैसों की, यानी पेंशन की। एनपीएस। हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस निवेश के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है, जिसका नाम है सार्ग। सवाल ये है कि सार्ग में जी का क्या मतलब है? विकल्प है गारंटी, गवर्नेंस, ग्रोथ या ग्लोबलाइजेशन। यहाँ जी का मतलब है गवर्नेंस, यानी शासन। सार्ग का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। हिंदी में कहें तो रणनीतिक संपत्ति आवंटन और जोखिम शासन। नाम से ही काफी भारी भरकम लग रहा है। हाँ, नाम से ही पता चलता है कि इसका फोकस
कितना गहरा और गंभीर है। मतलब ये समिति सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देगी कि पेंशन फंड से कितना रिटर्न मिल रहा है, बल्कि इस पर भी कि उस रिटर्न को कमाने में कितना जोखिम लिया जा रहा है और उसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये समिति एनपीएस निवेश के पूरे ढांचे का, आप कह सकते हैं, पोस्टमार्टम करेगी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के पूर्व सीईओ नारायण रामचंद्रन। ये दिखाता है कि पीएफआरडीए इस काम को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सही है। इसका असली मकसद ये सुनिश्चित करना है कि करोड़ों लोगों की बुढ़ापे की जमा पूंजी का प्रबंधन बेहतरीन रिस्क गवर्नेंस के साथ हो, ताकि वो लंबी अवधि में सुरक्षित भी रहें और बढ़ती भी रहें। बहुत खूब। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो आजकल हम सबके फोन पर छाया रहता है। फिनफ्लुएंसर्स। हाँ, वित्तीय शिक्षा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सेबी ने निवेशक शिक्षा सामग्री में स्टॉक मूल्य डेटा के उपयोग पर एक समान समय अंतराल का प्रस्ताव दिया है। सवाल यह है कि अंतराल कितना है? प्रस्तावित अंतराल 30 दिन का है। 30 दिन? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये 30 दिन है, बल्कि ये कि सेबी ऐसा कर क्यों रहा है। ये सोशल मीडिया के दौर में एक बहुत जरूरी कदम है। क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य तथाकथित शिक्षकों या फिनफ्लुएंसर्स द्वारा लाइव या रियल टाइम डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अरे हाँ, हम सब ने इंस्टाग्राम पर देखा है, कोई महंगी कार के सामने खड़े होकर आपको अगला मल्टी बैगर स्टॉक बता रहा होता है। एग्जैक्टली। सेबी बस इसी चीज पर लगाम लगाना चाहता है। सेबी उन्हें जानकारी साझा करने से नहीं रोक रहा, बल्कि उसे रेगुलेट कर रहा है। तो कैसे रेगुलेट कर रहा है? सेबी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि शिक्षा के नाम पर निवेश की सीधी सादी टिप्स या सलाह ना दी जाए। 30 दिन का यह नियम ये पक्का करेगा कि जो डेटा दिखाया जा रहा है वो सिर्फ शैक्षिक और विश्लेषण के लिए हो। अच्छा, मतलब आप ये बता सकते हैं कि पिछले महीने स्टॉक कैसा था, पर ये नहीं कि अभी खरीदो या बेचो। बिल्कुल। किसी स्टॉक के पिछले महीने के प्रदर्शन का विश्लेषण करना शिक्षा है, लेकिन उसके आज के लाइव मूवमेंट पर टिप्पणी करके खरीदने या बेचने के लिए उकसाना वो सलाह की श्रेणी में आ सकता है। ये कदम निवेशकों को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाने के लिए है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं और अर्थव्यवस्था के ओवरऑल स्वास्थ्य की बात करते हैं। दिसंबर 2025 की आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी एफएसआर के बारे में एक प्रश्न है। इसमें कई कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सही है। इस सवाल का सही कथन है, भारत की दूसरी तिमाही Q2 FY-25-26 की जीडीपी वृद्धि 8% थी। ये एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। 8.2%। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना ज्यादा जरूरी है कि बाकी विकल्प क्यों गलत हैं, क्योंकि उससे हमें अर्थव्यवस्था की सेहत की असली कहानी पता चलती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अक्सर ये आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या कोई छिपा हुआ जोखिम है? तो बाकी कथनों में क्या गड़बड़ थी? एक विकल्प था कि बैंकों का सकल एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज बढ़कर 4.5% हो गया। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुपात असल में घटकर 2.1% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वाह। इसी तरह एक और गलत कथन था कि बैंकों का CARR यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12% से नीचे रहा। सच तो यह है कि यह बहुत मजबूत बना हुआ है। कितना है? सरकारी बैंकों के लिए 16% और निजी बैंकों के लिए 18.1%। इसका सरल भाषा में मतलब है कि हमारे बैंक किसी भी बड़े वित्तीय झटके को झेलने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। ये वाकई राहत देने वाले आंकड़े हैं। अब जब हम डिजिटल भुगतान और इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इन सब पर नजर कौन रखता है? इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। भारत में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड या PRB की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा ने की, जो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और ये जानना जरूरी है कि PRB सिर्फ एक और समिति नहीं है। तो क्या है ये? ये एक नया कानूनी निकाय है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बनाया गया है। अच्छा, तो क्या ये PRB जैसी संस्था ही उस तरह के सिस्टम्स को देखती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो कर्नाटक बैंक और खजाने 2 वाला? बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी। PRB जैसी संस्था का काम ही ये सुनिश्चित करना है कि कर्नाटक बैंक और सरकार के बीच हो रहा डिजिटल लेन-देन या कोई भी दूसरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बड़े पैमाने पर सुरक्षित और भरोसेमंद हो। तो ये एक तरह का अपग्रेड है? बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसने पुराने बोर्ड BPSS की जगह ली है,
जिस रफ्तार से भारत में डिजिटल भुगतान बढ़ रहा है, उसे देखते हुए एक शक्तिशाली नियामक का होना बहुत जरूरी था। चलिए अब सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, बजट। हाँ, हमेशा की तरह सबका ध्यान इसी पर होता है। हमारे पास इससे जुड़े 2 सवाल हैं जो असल में एक ही कहानी बताते हैं। सरकार पैसा कहाँ से कमाती है और कहाँ लगाती है। पहले देखते हैं कि सबसे बड़े खर्चे कहाँ हैं। सवाल है, बजट 2026-27 के अनुसार 4 प्रमुख क्षेत्रों परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास और गृह मामले के खर्च को घटते क्रम में लगाइए। इसका सही क्रम है बी रक्षा, फिर ए परिवहन, उसके बाद डी गृह मामले और आखिर में सी ग्रामीण विकास। मतलब रक्षा सबसे ऊपर? हाँ, अगर हम आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा खर्च रक्षा पर हुआ, जो कि 7,84,678 करोड़ था। यह देश की सुरक्षा को दी जाने वाली प्राथमिकता को दिखाता है। और रक्षा के बाद? दूसरा सबसे बड़ा खर्च रक्षा के बाद दूसरे नंबर पर है परिवहन, जिस पर 3,09,875 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये दिखाता है कि सड़कें, रेलवे, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार के लिए कितना जरूरी है। तीसरे नंबर पर गृह मामले हैं 2,55,234 करोड़ के साथ, जो आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करता है। और इन चारों में सबसे आखिर में ग्रामीण विकास है, जिस पर 1,97,030 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। तो ये क्रम देश की रणनीतिक और ढांचागत प्राथमिकताओं को साफ साफ दिखाता है। बिल्कुल। ये तो हुई खर्च की बात। अब बजट का वही क्लासिक सवाल, रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। सवाल है, रुपया सबसे अधिक कहाँ जाता है और रुपया ज्यादातर कहाँ से आता है। इसका सही उत्तर है राज्यों का हिस्सा, उधार और देनदारियां। चलिए इसे तोड़ के समझते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के पूरे वित्तीय मॉडल की नींव है। हाँ, बताइए। पहले बात करते हैं कि रुपया आता कहाँ से है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है उधार और अन्य देनदारियां, जो कुल आय का 24% है। 1/4 हिस्सा, मतलब सरकार अपने खर्च का लगभग 1/4 हिस्सा उधार लेकर पूरा करती है। एग्जैक्टली। इसके बाद 21% के साथ आयकर का नंबर आता है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये रुपया जाता कहाँ है। सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो कुल खर्च का 22% है। अच्छा, तो जो टैक्स हम देते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। हाँ, ये भारत के संघीय ढांचे को दिखाता है, जहां केंद्र द्वारा जमा किए गए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिए वापस दे दिया जाता है। और इसके बाद? इसके ठीक पीछे 20% के साथ दूसरे नंबर पर है ब्याज का भुगतान। ये उस उधार की कीमत है जो सरकार ने पहले लिया है। तो एक तरफ हम विकास के लिए राज्यों को पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने कर्जे का ब्याज चुका रहे हैं। तो इन 10 सुरागों को जोड़कर हमने बैंकिंग, रेगुलेशन और राष्ट्रीय बजट की एक तेज लेकिन गहरी यात्रा की है। शुरू करते हैं। ये जुड़ा है न्यायिक सहयोग से। हाँ, एक बहुत ही अनोखा समझौता है ये। प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पड़ोसी देश के युवा कानूनी पेशेवरों को लॉ क्लर्क के रूप में काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन, मतलब एक MOU पर हस्ताक्षर किए? और विकल्प हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार। और सही जवाब है, जैसा कि हम जानते हैं, भूटान। भूटान। लेकिन ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सिर्फ 2 लॉ क्लर्कों की तो बात है। देखिए, ये संख्या में छोटा लग सकता है, पर इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है। इसके तहत भूटान के 2 युवा लॉ क्लर्कों को 3 महीने के कार्यकाल के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाएगा। अच्छा। और उन्हें भारतीय लॉ क्लर्कों के बराबर ही मानदेय मिलेगा और यात्रा का खर्च भी सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। इसका असली उद्देश्य प्रशिक्षण और संस्थागत आदान प्रदान के जरिए भूटानी न्यायपालिका के प्रोफेशनल प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सहयोग की नींव अक्टूबर 2025 में रखी गई थी, जब पूर्व CJI BR गवई भूटान की यात्रा पर गए थे। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे उच्च स्तरीय यात्राएं वो सिर्फ फोटो ऑप नहीं होती, बल्कि ठोस नतीजों में बदलती हैं। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत की पड़ोस पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक सटीक उदाहरण है। ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि न्यायिक कूटनीति के जरिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ये बुनियादी ढांचे से जुड़ा है, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता से। एक बहुत ही जरूरी विषय। प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? और विकल्प है नेशनल टेस्ट हाउस, भारतीय मानक ब्यूरो,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान या NABI। और इसका सही जवाब है नेशनल टेस्ट हाउस यानी NTH। तो इस MOU का असल मतलब क्या है जमीन पर? इसका सार ये है कि अब नेशनल टेस्ट हाउस, जो एक स्वतंत्र संस्था है, वो राजमार्ग परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का एक इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी के रूप में परीक्षण करेगा। अच्छा, मतलब एक तरह से एक बाहरी ऑडिटर की तरह। बिल्कुल। ये परीक्षण सड़क परिवहन मंत्रालय के मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा। इसका सीधा मतलब है सड़कों की बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सुरक्षा और ज्यादा स्थिरता। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि NHAI सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जबकि NTH उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत आता है। हाँ, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दो अलग-अलग मंत्रालयों के बीच एक अहम सहयोग है। इससे हितों का टकराव नहीं होता है। तो मतलब बनाने वाला कोई और उसकी क्वालिटी जांचने वाला कोई और। एकदम सही। और ये जरूरी भी है। जब देश में इतने बड़े पैमाने पर मतलब हजारों किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा हो, तो गुणवत्ता नियंत्रण सबसे अहम हो जाता है। ये सहयोग उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, अब बात करते हैं कूटनीति और वैश्विक मंच की। जी। सवाल है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए जो लोगो अनवेल किया गया, वो भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक से प्रेरित है? ये तो काफी चर्चा में रहा था। हाँ, विकल्प थे कमल, अशोक चक्र, मोर या तिरंगा। और इसका सही जवाब है कमल। पर ये सिर्फ एक कमल का फूल तो है नहीं, इसका डिजाइन काफी सोचा समझा हुआ लगता है। बहुत ज्यादा। ये लोगो बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। इसके केंद्र में कमल की पंखुड़ियों से बने नमस्ते की मुद्रा में 2 हाथ हैं। हाँ, मैंने देखा था। इसकी 5 पंखुड़ियां ब्रिक्स के 5 संस्थापक सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये एकता, विविधता और भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक साथ दर्शाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि नमस्ते का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है, जो सम्मान और एकता का एक पारंपरिक भारतीय इशारा है। बिल्कुल, ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और ये समूह के गठन का 20वां साल भी होगा। तो ऐसे में ये लोगो दुनिया को एक शक्तिशाली दृश्य संदेश देता है। चलिए, अब व्यापार और वाणिज्य की दुनिया में चलते हैं। चौथा सवाल, 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का विषय क्या था और इसकी मेजबानी किस शहर ने की? ये एक अहम सम्मेलन है भारत के लिए। हाँ, तो सही विकल्प है मसाला 360, भविष्य के लिए तैयार होना, और शहर था कोची। ये सम्मेलन अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित किया गया था और इसका विषय भविष्य के लिए तैयार होना ये उद्योग की दूरदर्शिता को दिखाता है। मतलब सिर्फ बेचने पर नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी पर जोर है। हाँ, ये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, निर्यातकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है ताकि वो भविष्य की चुनौतियों पर बात कर सकें। और कोची का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। केरल का ये बंदरगाह शहर प्राचीन काल से मतलब हजारों सालों से वैश्विक मसाला व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे भारत अपनी पारंपरिक व्यापारिक ताकत को आधुनिक वैश्विक बाजार के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल, परंपरा और आधुनिकता का संगम। अगला सवाल ऊर्जा क्षेत्र से है और इसमें 2 कथन दिए गए हैं। ओके। पहला कथन, भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 का विषय विद्युतीकरण विकास, सततता को सशक्त बनाना, विश्व स्तर पर जुड़ना है। दूसरा कथन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, और सही उत्तर है केवल पहला कथन सही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विद्युत मंत्रालय ने किया है, न कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। तो विषय तो सही है, लेकिन आयोजक मंत्रालय की जानकारी गलत थी। हाँ, और ये अंतर महत्वपूर्ण है। विषय बहुत अहम है क्योंकि ये ऊर्जा की कमी से ऊर्जा की प्रचुरता की ओर भारत की यात्रा को दर्शाता है, साथ ही स्थिरता और वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। और मंत्रालय का फर्क क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये दिखाता है कि कौन सी नोडल एजेंसी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है। ये बताता है कि बात सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की नहीं है, बल्कि पूरे पावर सेक्टर की है, जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ शामिल है। समझ गई। अब तकनीक और रक्षा की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में किस प्रमुख संस्थान ने पूरी तरह से स्वदेशी AI आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। विकल्प थे
IIT दिल्ली, DRDO, IISc बेंगलुरु या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता? और सही जवाब है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु। ये सहयोग कितना अहम है? ये भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी AI प्रणाली विकसित करना है जो डिजिटल सूचना और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगी। तो ये सीधे तौर पर भारत की आत्मनिर्भर रक्षा पहल से जुड़ता है? निश्चित रूप से ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक प्रमुख स्तंभ है, जहां महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। अब हम सिर्फ तकनीक खरीद नहीं रहे, बना रहे हैं। अगला सवाल संस्कृति और वैश्विक संवाद पर है। इसमें भी 2 कथन है। ठीक है। और दूसरा, इसका विषय सामूहिक ज्ञान, संयुक्त आवाज और आपसी सह अस्तित्व है। इनमें से कौन सा सही है? यहाँ भी शायद मंत्रालय वाली बात पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही जवाब है, केवल दूसरा कथन सही है। हाँ, तो यहाँ भी वही बात है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, न कि पर्यटन मंत्रालय के। और इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह है कि मकसद सिर्फ बौद्ध स्थलों पर टूरिज्म बढ़ाना नहीं है। विषय का उद्देश्य समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के सिद्धांतों का उपयोग करना है। ये एक दार्शनिक और कूटनीतिक पहल है। और इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली का भारत मंडपम है, जो इसे एक उच्च स्तरीय वैश्विक आयोजन बनाता है। हाँ, ये भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को वैश्विक मंच पर पेश करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक विकास की ओर चलते हैं। सवाल है, हाल ही में भारत ने पहली बार फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से जुड़े एक राजनयिक समूह में भाग लिया। इस समूह को क्या कहा जाता है? इसका नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। सही जवाब है वीमर ट्रायंगल। वीमर ट्रायंगल ये 1991 में स्थापित फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक त्रिपक्षीय समूह है। इसका नाम वीमर शहर पर रखा गया है, जहां इन देशों की पहली बैठक हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। अब तक ये पूरी तरह से एक यूरोप केंद्रित समूह रहा है। तो फिर इसमें भारत की पहली बार भागीदारी, ये तो एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है, बहुत ही ज्यादा। ये दर्शाता है कि भारत अब यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग की चर्चाओं में एक सक्रिय भागीदार बन रहा है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करता है। यूरोप अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। सवाल एक ऐसी योजना के बारे में है जो प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा को कवर करती है और जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा को मिला दिया गया है। ये कौन सी योजना है? ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार था। और सही जवाब है समग्र शिक्षा। इस योजना को केंद्रीय बजट 2018-19 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसने 3 अलग-अलग योजनाओं को एक व्यापक योजना में एकीकृत कर दिया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्कूली शिक्षा को टुकड़ों में देखने के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है, प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक। इससे प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, अब हमारा आखिरी सवाल जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। चलिए। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी NCORD, जो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए काम करता है, वो मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। और सही जवाब है गृह मंत्रालय। जी। NCORD की स्थापना 2016 में हुई थी और 2019 में इसे गृह मंत्रालय के तहत पुनर्गठित किया गया। ये मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए भारत का प्रमुख समन्वय तंत्र है। इसकी एक 4 स्तरीय संरचना है। हाँ, जो शीर्ष स्तर से लेकर जिला स्तर तक काम करती है। बिल्कुल, और इसकी 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने की, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। तो ये तंत्र कैसे काम करता है? ये तंत्र केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों जैसे NCB, पुलिस, BSF सबके बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, ताकि नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित, एक यूनिफाइड लड़ाई लड़ी जा सके। तो आज हमने कूटनीति, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों को छू